हाँ, तो अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका। ऐसा मान लो कि क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 चल रहा है। ये बुक के पीछे वाले सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे, मिड की छोटी मोटी थ्योरी, फिर मिड वाले क्वेश्चन भी अपन स्टार्ट कर देंगे। और ध्यान से सुनना, इसके बाद में आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ें कराऊंगा। जैसे जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो डायग्राम के साथ में फिर उसकी थ्योरी लिखनी होती है स्टेटमेंट वाली पूरी, कि जैसे कोई डायग्राम बना दिया उसको फुल्ली एक्सप्लेन करो, तो कैसे कैसे करना है वो भी शानदार तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन वो प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी अपन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 15 तक कर लिए थे, 16 से स्टार्ट करते हैं। और 16 है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण भी दीजिए, अपचयन और उपचयन। ध्यान रखना, एक वर्ड यूज कर दिया इसने, ऑक्सीजन का जुड़ाव होना चाहिए और ऑक्सीजन का नुकसान यानी कि ह्रास होना चाहिए, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल ईच, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन शर्त क्या है, आपको इनके अंदर हाइड्रोजन का जुड़ाव वाले एग्जाम्पल नहीं देने हैं। आपको कोशिश करनी है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और ऑक्सीजन निकले, ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश करनी है, हाइड्रोजन वाले कम देना है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले तो आपको इनका डेफिनेशन लिखनी है अपचयन की यानी कि ऑक्सीडेशन की, फिर उसका 2-2 एग्जाम्पल, फिर अपचयन यानी कि रिडक्शन की डेफिनेशन, फिर उसके 2 एग्जाम्पल, ऐसा करना है। ठीक है, अपचयन जो है, उपचयन सॉरी, जो अपन ने पहले भी लिख रखी है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि योग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि द रिडक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा मान लो कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, बस। हिंदी वाले उपचयन और अपचयन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उप के अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा, अप के अंदर ऑक्सीजन निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो Mg+O2 रिएक्शन करवाई, हीट दिया तो 2 Mg, यानी कि यहां पर देखो ऑक्सीजन अकेला था, ऑक्सीजन गैस अकेली थी, और यहां पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। समझ पा रहे हो? यानी कि ऑक्सीजन का ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन के योग के आधार पर एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। फिर C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, इसके अंदर भी CO2 यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया कार्बन के साथ, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, ऑक्सीजन गैस अकेली थी। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गए जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लस हो रही है, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। नंबर बात आता है अपचयन की। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि नुकसान होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लॉस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल 2 लिए अपन ने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन CuO+H2 आफ्टर रिएक्शन Cu+, जो ये तो फेमस एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल फेमस इसलिए हैं, हालांकि आप सोच रहे होंगे इसके अंदर तो फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भले ही हो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से देख लो कॉपर अकेला हो रहा है, मतलब इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपसे पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या पूछे? रेडॉक्स रिएक्शन। अगर रेडॉक्स रिएक्शन में पूछता है, रेडॉक्स का मतलब जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो, यानी कि जिसके अंदर ये क्या नाम, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, उसे रेडॉक्स बोलते हैं। तो रेडॉक्स का एग्जाम्पल ये सबसे बेस्ट है। मैंने आपको एरो बना के बताया था, ये वाला और ऊपर वाला एरो याद आ रहा है, बस वो। तो अपचयन उपचयन बोल दो चाहे रेडॉक्स बोल दो, उसके अंदर भी एग्जाम्पल काम आ जाएगा, इसके अंदर भी काम आ जाएगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से अपन को हाइड्रोजन देखना ही नहीं है, हाइड्रोजन को मत देखो भलाई, हाइड्रोजन के साथ में कॉपर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसको अपन को मतलब नहीं। लेकिन अपना एग्जाम्पल इसलिए बैठ जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए कॉपर अकेला हो रहा है, तो ये यानी कि अपचयन का बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, ये जो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट होता है वैसे, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, तो KClO3 आफ्टर रिएक्शन KC। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, अलग हो गया, इसका मतलब यहाँ से भी ऑक्सीजन निकल रहा है। अगर ये एग्जाम्पल आपको मुश्किल लग रहा हो, फिर बता दूं, ये 2 लगाया है या 2 लगाया है 3 लगाया है, ये तो समीकरण को संतुलित करने के लिए है, बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तो इधर भी ऑक्सीजन बराबर, इधर भी ऑक्सीजन बराबर, वो देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है,
यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए लगाया। रही बात अगर आपको ये एग्जाम्पल मुश्किल लगता हो तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो इसी को उठा के, क्या कि 2MgO आफ्टर रिएक्शन Mg प्लस O2 और यहाँ लगा देना 2। इसके अंदर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। ये एग्जाम्पल भी, लेकिन लिखना उल्टा है, इसका उल्टा लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप इस अपचयन के अंदर लिख सकते हो, मार्क्स नहीं घटेंगे। समझ में आ गई? तो अगर ये मुश्किल लगता हो तो एक तीर दो निशाने, इसी एग्जाम्पल को दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हो, बट उल्टा। या तो ऑक्सीजन को जोड़ना है या ऑक्सीजन को इसमें से निकाल देना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये था अपना सेक्शन क्वेश्चन। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17 जो क्वेश्चन है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसने पूछा कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, यहीं रुकना है, एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। सॉरी, ये ब्लैक नहीं है, ब्राउन होगा, ठीक है, ये ब्राउन होगा। भूरा क्या मतलब ब्राउन। तो ध्यान रखना इसने क्या कहा कि एक भूरे रंग, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, ये तो ब्लैक ही होगा, सर ऊपर है ना, ये रहा, यहाँ तो ब्लैक ही आएगा, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होता है। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड, ठीक कर लेना उसको, वो सही था पहले जो लिखा हुआ। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर, ठीक है, यानी कि इतना ही रुकना है बस, एयर यहाँ तक, यानी कि एक चमकदार पदार्थ है जो भूरे रंग का है, उसको गर्म कर रहे हैं अपन, तो वो फिर क्या हो रहा है, वो काले रंग का हो जाता है। तो उस एलिमेंट का, उस तत्व का नाम बताओ। तो ध्यान रखना, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। और ब्लैक होने के बाद में क्या बनेगा, तो सीधा सिंपल आंसर है कि तत्व X कॉपर होगा, मतलब जो भूरे रंग का पदार्थ होगा ना, जो एलिमेंट होगा वो तो होगा कॉपर, एलिमेंट X इज कॉपर। एंड जो ब्लैक कलर का जो बनेगा, जो काले रंग का यौगिक बनेगा, उसने पूछा ना पहले तो भूरे रंग का क्या होगा वो बताओ, और फिर जो काले रंग का बनेगा वो क्या बनेगा वो बताओ। तो भूरे रंग का कॉपर होगा, और जैसे ही उसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, क्योंकि अपन गर्म करेंगे या फिर ऐसा मान लो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन से बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो जो काले रंग का पदार्थ बनेगा, गर्म करने से जो पदार्थ बनेगा, ठीक है, हीट करने से वो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। तो लिख देना ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuO। बस ये सफिशिएंट अपना आंसर बन जाएगा 17 का, ठीक है। इजी क्वेश्चन 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा सीधा आया भी है, आएगा भी, और काफ़ी बढ़िया और नॉलेजेबल क्वेश्चन है 18वां, जो आपने बहुत बार देखा भी होगा। जैसे कोई अगर आप तो खैर अभी नहीं गए होंगे, अगर फिर भी थोड़ा बहुत देखा तो होगा कि जो ये दुकानें होती है, जो ये अपने कीलों का सामान, कील जानते हो ना, कील हो गया, या फिर जो भी लोहे की चीज़ें रखते हैं, आयरन की चीज़ें रखते हैं, उनके ऊपर जब अपन वहाँ शॉप से लेते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा ऐसे मतलब सिल्वर टाइप ऊपर जैसे कुछ कलर किया हुआ जैसा लगता है, और जब वो जंग आता है उसके बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है। मतलब वो उसके ऊपर कुछ लेप किया रहता है, उसके ऊपर कुछ कलर वलर किया रहता है ताकि वो जंग ना आए, कॉन्टैक्ट ना आए। क्योंकि कोई भी लोहे की चीज़ होगी, जो भी कोई भी आयरन की चीज़ होगी, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर, यानी कि खुले वातावरण में रखने पर, एटमॉस्फेयर में रखने पर, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है और उस पर जंग लग जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे, तो फिर वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और उस पर जंग नहीं आएगा। बस यही क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो क्यों, कैसे हैं, ये सब आर्टिकल सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हर चीज़ का रीजन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखना कि लोहे की वस्तुओं पर जंग उनकी खुली सतह पर ऑक्सीजन एवं नमी के कारण लगती है। भाई जैसे कोई भी चीज़ लोहे की होगी ना, उसको अपन खुला छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कांटेक्ट होगा, और फिर थोड़ी बहुत एटमॉस्फेयर में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उससे उसके कारण उस पर जंग लग जाता है, यानी कि वो रस्टिंग हो जाती है, मतलब उस पर जंग लग जाता है। और लोहे की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगने से, जब उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो फिर वो खुली नहीं रहेगी। भाई जैसे ऐसा मान लो ये कोई लोहे की चीज़ है, ये यहाँ से खुली है, अब यहाँ पर अगर ये खुली है, यहाँ पर पेंट नहीं किया हुआ, बाकी पेंट किया हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। अगर यहाँ से खुली है तो ये ऑक्सीजन इस पर कॉन्टेक्ट में आएगी, एटमॉस्फेयर में खुली पड़ी रहेगी तो, और फिर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, वातावरण में मॉइस्चर होता है, थोड़ी वो नमी होती है,
तो फिर नमी और वो आके जंग लग जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर असर ही नहीं होगा, क्योंकि उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगी। तो लोहे की वस्तुओं की सतह पर अगर पेंट लगने से सतह खुली नहीं रहेगी, ठीक है, तथा ऑक्सीजन की सतह, ऑक्सीजन की जो वस्तु है वो ऑक्सीजन की वस्तु की सतह के संपर्क में नहीं आ पाएगी और वस्तु पर जंग नहीं लगेगा। यानी कि रस्टिंग अकर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, बिल्कुल सही है, ऑन देयर एक्सपोज सरफेस, जहां से वो खुली है उसके ऊपर, ड्यू टू द पेंट बीइंग अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स द सरफेस डज नॉट रिमेन ओपन, वो खुला नहीं रहेगा और ना ही ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा। तो जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन डज नॉट come in contact with the surface of the object and the object does not rust, और उसके ऊपर फिर रस्ट यानी कि जंग नहीं लगेगा, है ना। बहुत शानदार आंसर है ये, मैंने कुछ ऑन वर्ड्स में आंसर लिखे हैं, तो बहुत ही शानदार आंसर हो गया। इस तरीके से अपने 18 क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, तो अपने 2 क्वेश्चन और बच गए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, फिर अपने जो बुक के पीछे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई, मतलब नाइट्रोजन का क्यों उनको मतलब करते हैं। तो देखो मैं बता दूं कि कोई भी तेल की चीज़ हो, चाहे वो मतलब कोई सी ऑयली चीज़ हो, जो ऑयल से बनी हुई, तेल से बनी हुई हो, जैसे आपने देखा होगा चिप्स का जो पॉकेट होता है, चाहे वो पोटैटो चिप्स हो, टोमेटो चिप्स हो, कोई सा भी चिप्स हो, उस चिप्स के पॉकेट के अंदर गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑयल से बने होते हैं। ऑयल तो कोई भी ऑयल या घी से बनी हुई चीज़ जो होगी या फैट से जो बनी हुई चीज़ होगी, उनको नाइट्रोजन गैस अगर उसके अंदर भर दी जाती है तो वो हमेशा सही बने रहते हैं। इसीलिए जो चिप्स का पॉकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, इसलिए चिप्स काफ़ी दिन तक भी खराब नहीं होती। दुकानों में कितने दिन तक लटके रहती है आपने देखा होगा, और वो तब तक भी खराब नहीं होती, यही कारण है। तो ये क्वेश्चन है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। तो तेल एवं वसायुक्त भोज्य पदार्थों के उपचयन से बचाव हेतु, उपचयन से बचाव हेतु, उपचयन का मतलब उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित कर देते हैं। तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। अगर तेल और वसा किसी चीज़ में होगी तो वो खराब हो जाएगी। विकृत गंधी का मतलब वो रेंसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब होता है वो खराब हो जाएगी, फफूंद सी आ जाती है ना नॉर्मल, वो आ जाएगी। यानी व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिडिटी एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। पहली बात क्या लिखी अपने, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स वी पास नाइट्रोजन इनटू देम। मतलब ऑयल और फैट से बनी चीज़ों को बचाने के लिए अपन नाइट्रोजन गैस पास करते हैं। व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, अगर ऑयल और फैट की चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाएगी, मतलब दे बिकम रेंसिड, तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी या विकृत गंधी हो जाएगी, रेंसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका स्वाद बदल जाएगा, उनकी खुशबू या गंध स्मेल बदल जाएगी। दिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड बाय पासिंग नाइट्रोजन। इसको अगर रोकना है तो नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ये कारण है, ठीक है। यानी कि तथा इनकी गंध एवं स्वाद परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन प्रवाहित करने से इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो ये कारण है कि क्यों पर नाइट्रोजन गैस उसके अंदर प्रवाहित कर रखते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट 20वां, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेशन भी अगर पूछेगा तो भी काम आ जाएगा, और ये अपनी बुक का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बुक का लास्ट पैराग्राफ है, और वैसे क्वेश्चन आंसर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एक एक उठाते हैं अपन। संक्षारण यानी कोरोजन, तो जब किसी धातु यानी कि मेटल जो होता है उसकी सतह पर अगर कोई मेटल है, धातु है, वो एयर में यानी कि वायु के कांटेक्ट में आएगी, या फिर वाटर यानी जल के कांटेक्ट में आएगी, या अपने चारों ओर जो भी कुछ भी सब्सटेंस हो, अपने चारों उपस्थित कुछ भी हो, अगर उनके कांटेक्ट में आएगी तो वो अभिक्रमित हो जाती है या फिर उस पर जंग लग जाता है। एग्जाम्पल अपन लोहे का ले लेते हैं। कोई भी एक मेटल है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज एयर, वाटर, मॉइस्चर भी हो सकता है, और एनी अदर सब्सटेंस, और इट गेट्स रस्टेड, देन इट इज सेड टू कोरोड। तो हम उसे क्या कह देते हैं, यार इसका तो जंग लग गया। मतलब अगर कोई लोहे की कोई चीज़ है, मेटल का मतलब कोई धातु ले लो, जैसे सपोज लोहा यानी आयरन की चीज़ को अगर अपन खुला छोड़ देंगे तो वो एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट में आएगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, मतलब एयर होती है,
नमी मॉइस्चर होता है उनके कांटेक्ट में आएगी तो उसके ऊपर जंग लग जाएगी, मतलब वो रस्टेड हो जाएगी। और जब उस पर जंग लग जाएगी तो हम उसे क्या कहते हैं कि यार ये तो कोरोड हो गई। तो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और जो ये प्रोसेस होती है किसी धातु पर जंग लगना वो कोरोजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जंग लग जाती है तब इसे संक्षारित वस्तु कहते हैं। ये प्रभाव संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, एग्जाम्पल रस्ट ऑन आयरन। ठीक है, लोहे पर जंग लगना एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। तो डेफिनेशन भी होगी, एक एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी। रैंसिडिटी या विकृत गंधिता अपन यहाँ पर थोड़ी बहुत बात कर चुके, यानी कि वो चीज़ें जो, ये तो कोरोजन तो होता है कोई मेटल में, जैसे लोहा दिमाग में फिट कर लो, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल चाहिए। लोहे की चीज़ पे जंग आ जाना कोरोजन हो गया। और रैंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता, ये ऑयल और फैट की जो चीज़ें होती है उनको खराब कर देती है, वो विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इसकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर या फिर भोज्य पदार्थों के वायुरोधी पात्रों में रखकर या फिर नाइट्रोजन गैस प्रभावित करके इस प्रक्रिया के द्वारा बचाया जा सकता है। मतलब आपके पास में 3 बातें आ गई, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रैंसिडिटी है क्या, तब ये आंसर लिखना है। या फिर यह आ जाए कि रैंसिडिटी यानी कि विकृत गंधी से बचाने के लिए कोई 2-3 उपाय बताओ, कोई 2-3 ऐसे तरीके बताओ जिनसे रैंसिडिटी होने से किसी चीज़ को बचाया जा सके, तो भी यही आंसर लिख के आना है। क्योंकि अपन ने क्या क्या लिख दिया कि व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज, अगर कोई ऑयल और फैट की चीज़ें विकृत गंधी हो जाएगी, वो उपचयित हो जाएगी तो दे बिकम रैंसिडिटी, तो वह विकृत गंधी हो जाएगी। एंड देयर स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी कि उसको अपन क्या करेंगे, या तो एंटीऑक्सीडेंट कोई अप्लाई करो या तो उसको बचाने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है प्रतिऑक्सीकारक, या तो कोई प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर उसको बचा लो, या फिर ये तो लिखते हैं अपन ऑक्सीडेशन के बीच में रखना एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड, या फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, वो जो हवा को रोधी जो होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं वायुरोधी जो बर्तन होते हैं, वायुरोधी जो बर्तन का मतलब हो गया पात्र, कोई सा भी अप्लाई कर लो, उनके अंदर रख दो तो भी बच जाएगा। मतलब एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और प्रिवेंट नाइट्रोजन गैस, या फिर नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड कर दो। ये 3-4 आपके उपाय हो गए। ठीक है, यानी कि ये प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर या फिर भोज्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखकर अथवा नाइट्रोजन प्रोवाइड करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। एग्जाम्पल लिया मैंने चिप्स की थैली का, जो अपने बुक में भी दे रखा है कि चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रोवाइड करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। और जैसा आप देखा भी होगा आपने कि बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जो चिप्स की थैलियाँ होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है, जब भी वो 10 दिन 15 दिन तक या महीने 2-2 महीने तक भी खराब नहीं होते। यही कारण है, क्योंकि चिप्स के अंदर ऑयल होता है और फैट, ऑयल और फैट की जो भी चीज़ें होगी उनको अपन इस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी है ये। अपना चैप्टर के पीछे सारे 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हालांकि अपने कुछ क्वेश्चन जो मिड में थे वो अपने बैलेंस इक्वेशन के दौरान भी किए, उन्हीं क्वेश्चन में कुछ जैसे अपने बच गए जो पेज नंबर 6 पे हैं, पेज नंबर 9, जो पेज नंबर पे है बुक के मिड में, वो भी सारे करेंगे अपन। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो मिड वाले क्वेश्चन, और ध्यान से समझना मेरी बात को। पेज नंबर 6 पे अपन ने ये क्वेश्चन मैंने लिखा है फर्स्ट, है ना, और सेकंड और थर्ड अपन ने कर लिया था। ठीक है, वो शायद कौन सा तीसरा या चौथा पार्ट होगा। आप वैसे कंटिन्यू नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, या फिर बुक में टिक कर लिया करो, जैसे भी आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाना चाहिए अलग से नोटबुक बना के। ठीक है, तो अब देखो जितने भी मिड में क्वेश्चन होंगे अपन सारे करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन था पेज नंबर, अच्छा थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाली बुक्स में थोड़ा सा अलग है। जैसे ये इंग्लिश मीडियम की बुक है तो पेज नंबर 10 है, और हिंदी मीडियम वाली का पेज नंबर 11 है, तो वो मैंने वो भी लिख दिया है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना अपना, सब कुछ आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी ओरिजिनल जो बुक है उसमें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये तो ठीक है। ये जो सेकंड था ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, तो अभी मैंने इसका पूरा स्टेटमेंट या सोल्यूशन तो लिख दिया। फिर अपन जो प्रैक्टिकल के वीडियो बनाएंगे अलग से, उसके अंदर सारी डिटेल और समझ में आने वाली है। मतलब इस लेवल की स्टडी कराने वाला हूँ मैं आपको कि एक एक चीज़ समझ में आएगी। कैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन वो अलग से बना दूंगा, 50-60 जितने बन सकते हैं इस चैप्टर के पूरे लाइन टू लाइन, उसका एक अलग वीडियो होगा। ठीक है, एक वीडियो होगा जिसके अंदर सारे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी मिड वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, पीछे वाले अपन कर लिए, तो ओवरऑल सब कुछ करना है। ठीक है,
चलो पेज नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको अपन जब हवा में जलाते हैं, वायु में जलाते हैं, उसको पहले साफ क्यों करते हैं। तो वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हालांकि आपको पता चल गया होगा, वैसे इस क्वेश्चन की बात ही समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि देखो जो मैग्नीशियम रिबन है वो हवा के जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो आपको पता है उसमें जो छोटे मोटे डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, एयर है, जो मॉइस्चर है, वो सब कॉन्टैक्ट में रहेगा। उसको हटाने के लिए यानी कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करेगा और ऑक्सीजन से जब वो कनेक्ट करेगा, संयोग करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का मतलब Mg, ऑक्सीजन से मिला तो O2 MgO, ऑक्सीजन मतलब O2 गैस है तो MgO बन जाएगा और अपन उसको बैलेंस करेंगे तो 2 MgO हो जाएगा। वो तो खैर बैलेंस करना तो आपका आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब, आप चाहो तो थोड़ा और अच्छा आंसर अगर बनाना चाहते हो ना, तो आप जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था तो इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ब्रैकेट बना के, ऐसे ब्रैकेट बना के MgO, ज़्यादा बेटर होगा, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ गया, सॉरी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ब्रैकेट में MgO, थोड़ा सा मतलब इंप्रेशन जाता है टीचर पर। ठीक है, तो MgO बना लेगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड व और भी कोई अन्य अशुद्धियाँ होगी जैसे धूलकण है, नमी है आदि को हटाकर हम उसे शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए वायु में जलाने से पहले साफ करते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम अपन को बिल्कुल प्योर चाहिए तो उसके लिए जो भी उसके ऊपर चारों ओर उसका पार्टिकल्स, डस्ट जो भी, उसको हटा देते हैं, इसलिए ताकि हमें एक प्योर या एक साफ सुथरा मैग्नीशियम मिल जाए। ठीक है, यानी कि टू ऑब्टेन प्योर मैग्नीशियम बाय रिमूविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज। ठीक है, यहाँ से पूरी स्पेलिंग ठीक कर लेना, यहाँ तक है। इम्प्योरिटीज सच एज डस्ट पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर, इट इज नेसेसरी टू क्लीन इट बिफोर बर्निंग इट इन एयर। इसलिए ये जरूरी है कि अगर अपन को मैग्नीशियम साफ और क्लीन चाहिए तो उसकी पहले जलाने से पहले उसके साफ किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार आंसर आपका इसका हो जाएगा। इसके सेकंड और थर्ड अपन कर चुके। नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 10 और हिंदी मीडियम वालों का 11। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ X लेना है ना, पता नहीं तो उसको X मान के चल रहे हैं। X के विलयन का उपयोग सफेदी कराने के लिए होता है। किसी पदार्थ X मतलब पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन, लेकिन सफेदी कराने के लिए, तो आपके माइंड में तुरंत उठ गया कि सफेदी कराने का मतलब चूना। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ फॉर्मूला। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। पहला क्वेश्चन है, ये तो था क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि पदार्थ जो ये X है उसका नाम बताओ, उस पदार्थ का नाम बताओ और उसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र भी बताओ। ठीक है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, दो बातें पूछी तो सीधी सी बात है, द नेम ऑफ सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा वो? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम होता है क्विकलाइम एंड फॉर्मूला इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, मतलब हिंदी में बोलते हैं शुष्क चूना। क्विकलाइम का मतलब है शुष्क चूना, मतलब कि ऐसा मान लो ड्राई, सूखा। अब इसको अपन जैसे पानी के साथ रिएक्शन करा देते हैं वो हो जाता है चूना बन जाता है। ठीक है, अभी प्रोसेस नीचे सिखाऊंगा मैं आपको, उसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो देखो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, दोनों बातें पूछी इसने, दोनों पर लिख दी कि वो व्हाइट वॉश करने के लिए क्या काम आएगा, तो आपका आंसर हो गया क्विकलाइम, यानी कि शुष्क चूना होगा, बिल्कुल सूखा पाउडर टाइप होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका नाम लिख दिया अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला भी लिख दिया अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों बातें हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ लिखा है मैंने, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट कह रहा है कि जो ऊपर फर्स्ट में, ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें लिखे पदार्थ X, जो भी आपने फर्स्ट में X का पदार्थ लिखा था उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, जल के साथ रिएक्शन कराओ, और उस रिएक्शन कराने की मतलब उस अभिक्रिया को लिखो। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट एबव विद वाटर। तो अपन ने फर्स्ट में X को क्या लिया था बताओ? बिल्कुल सही आंसर है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था CaO, जो कि सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है। उसकी रिएक्शन कराई अपन ने जल के साथ H2O, क्योंकि इसने कहा उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ? जल के साथ, जल का मतलब H2O। तो ये अपन ने जो X लिया था उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, तो आफ्टर रिएक्शन क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होता है, ये अलग से लिखना है, ऐसा मत सोचना कि इसका फॉर्मूला नहीं, वो अलग से, मतलब एक्वस जैसे लिक्विड है मतलब द्रवित है, सॉलिड है, ठोस है, एक्वस है, मतलब बुझा हुआ चूना। तो बहुत ईजी है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, क्विकलाइम प्लस वाटर आफ्टर रिएक्शन सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
ये चीज़। तो इसने जो बात कही थी कि ऊपर जो फॉर्मूला लिखा उसको वाटर के साथ रिएक्शन करो, तो अपन ने करा दी, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अब सुनो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कैसा आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन यानी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर वाटर या जल से कराते हैं तो क्या बनता है, फिर 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो सकता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना दे और ऐसा लिख दे स्लेक्ट लाइम, यानी कि आपके बुझा हुआ चूना। तो दोनों नाम याद रखना, बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम भी याद रखना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी याद रखना, ठीक है। चलो फिर अच्छा, मैं ये चीज़ बता चुका था, एक्वस क्या होता है, जो पानी के अंदर मिल जाए, घुल जाए, वो एक्वस बनता है, पहले मैंने आपको बता दिया था। अब इसी पेज नंबर का सेकंड क्वेश्चन और है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला है, लेकिन बिना प्रैक्टिकल के ही जो सोल्यूशन होगा वो तो अपन यहाँ कर लेंगे, और जब इसका प्रैक्टिकल और परख नली वाला जो टेस्ट ट्यूब वाला देखेंगे तब सारी बातें और समझ में आ जाएगी। ये पूछा कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस, उस गैस का नाम बताइए। तो पहली बात तो ये कि जो क्रियाकलाप 1.7 है उसमें जो जल के विद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया हुई है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। ये रिएक्शन उसके अंदर हुई है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बात और समझ में आ जाएगी। अभी आपको याद करना पड़ेगा, H2O लिक्विड है, विद्युत अपघटन हुआ तो H2 + O2 बैलेंस करने के लिए 2 लग गया, वो तो आप जानते ही हो। 2 यहाँ लगा ताकि H2 के भी 4 थे, H2 के भी 4 हो जाए, ऑक्सीजन के 2 थे तो ऑक्सीजन के भी 2 हो जाए, बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, वरना फॉर्मूला था H2O = H2 + O2। आपको पता ही दोनों गैस है, ये लिक्विड यानी कि द्रव है, ठीक है। ओके, इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उनका 2:1 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 2:1 की मात्रा आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। भाई हाइड्रोजन गैस कितनी है, 2, ऑक्सीजन 1, तो 2:1 का अनुपात है, 2:1 का अनुपात है। द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन एक्टिविटी 1.7 इज एज फॉलोज। और रिएक्शन अपन ने समझ ली, यहाँ पर लिख देना इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे जो विद्युत अपघटन लिखा था वो यहाँ लिखना है, वो बन चुकी। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन्ड इन द रेशियो या फिर अमाउंट ऑफ 2:1, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। यहीं से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना 1 मार्क्स वाले, ऑप्शन वाले, वो यहीं से बनते हैं कि उनका रेशियो क्या है। रिएक्शन लिख के दे देगा और पूछेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशियो बताओ, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अनुपात बताओ। ऑप्शन आएंगे 2:3, 2:1, 1:2, ऐसे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको लिखना है 2:1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। हाँ, तो अभी थोड़ा आंसर बच गया था, वो लिख लो आगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, when 2 molecules of water decompose, the amount of hydrogen produced in twice the amount of oxygen. Hence, the amount of hydrogen gas in a test tube is double. ठीक है, ये कारण है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार जब जल के 2 अणु अपघटित होते हैं तब उत्पन्न हुई हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से 2 गुनी होती है। अतः एक परख नली में हाइड्रोजन गैस की मात्रा 2 गुनी है। तो बहुत ही शानदार आंसर हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। वो वाली चीज़ आपको वहाँ से वापस आप मैच कर सकते हो, बार बार चीज़ें बताने से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तो इस तरीके से वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और अपना ये जो जितने भी क्वेश्चन थे मिड वाले थोड़े से और बच गए हैं, वो प्लस प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में आना शुरू हो जाएगा। तो शायद 1 या 2 वीडियो और बनेंगे, उसमें प्रैक्टिकल भी सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओके।